नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। आप लोगों से गुजारिश की हुई थी मैंने एक, कि आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट हर दिन नीचे लिखना है, वो चाहे मोटिवेशनल कोई कोट्स हो, या आप देखिए कोई और आपकी अपनी बात हो, या कोई क्वेश्चंस हो, या मेरी कमियां हो कुछ, आप देखिए मेरे लिए कोई सुझाव हो, तो वो जरूर लिखा करिएगा आप लोग नीचे। भारत की जनता इजराइल के साथ है, मोदी साहब कह रहे हैं हमारे। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने की पीएम मोदी से फोन पर बात, वर्तमान स्थिति की जानकारी दी है। एक बात आप सभी जानते हैं कि इजराइल पर जो हमास के द्वारा हमला किया गया, फिर आप देखते हैं कि इजराइल ने पलटवार किया है, उस सब की बात हो रही है। एक बार आप लोग चलिए इजराइल चलते हैं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से हम लोग जाएंगे इजराइल। देखिए यहीं से आपको इजराइल ले चल रहा हूँ। इजराइल पश्चिम एशिया में एक देश है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो लेबनान से लगती है इसकी सीमा। लेबनान के बाद आप देखिए कि इसकी सीमा सीरिया से भी लगती है, सीरिया से लगती है, उसके बाद जॉर्डन से भी लगती है। आप देखेंगे यहाँ आप देखते हैं लाल सागर, नीचे आप देखते हैं कि इसकी सीमा मिस्र से भी लगती है। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, और भूमध्य सागर से भी इसकी सीमा लगती है। तो इसी की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि ये फिलिस्तीन और इजराइल का मामला बहुत पुराना है। और आप देखते हैं कि पहले ये इजराइल छोटा सा हुआ करता था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आज देखेंगे आप लोग तो पूरे में इजराइल छा गया और फिलिस्तीन के कुछ ही क्षेत्र रह गए हैं। तो उन्हीं सब की बात हो रही है। एक तरफ आप देखते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ ये हो चुका है। अब देखते हैं क्या क्या होता है। घोषणाओं पर प्रधानमंत्री गंभीर, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। 5 राज्यों में चुनावी व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं और आम जन सुविधाओं के लिए की गई घोषणाओं को लेकर गंभीरता बनाए हुए उच्च स्तरीय बैठक में अपनी ताजा घोषणाओं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने और जन औषधि केंद्रों की संख्या 25,000 करने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। और आप सभी जानते हैं, देखिए इसी साल आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव है विधानसभा के। ये करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तुम्हारे सुकुमार सेन थे। अरुंधति राय और शौकत हुसैन के खिलाफ चलेगा मुकदमा। दिल्ली के उपराज्यपाल बी के सक्सेना ने लेखिका अरुंधति राय और शेख शौकत हुसैन के खिलाफ मुकदमा चलने को मंजूरी दी है। इस संबंध में एलजी ने कहा है कि दिल्ली में एक सार्वजनिक समारोह के दौरान अरुंधति और हुसैन के द्वारा दिए गए भाषणों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 153B और 505 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध का मामला बनता है। अमेरिका में चीनी वाणिज्य दूतावास में कार लेकर घुसा संदिग्ध व्यक्ति। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लावा एमडी समेत 4 गिरफ्तार हुए। पकड़े गए आरोपितों में एक चीनी नागरिक और सीए भी शामिल है। ईडी ने पिछले 7 जुलाई में वीवो के परिसर में भी छापे मारे थे और चीनी स्मार्टफोन निर्माता पर अवैध रूप से 62,476 करोड़ रुपए भेजने का आरोप भी है। तो आज देखेंगे ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि ईडी भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ईडी की? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश नहीं हुए सांसद रमेश बिदूड़ी। ये आप देखिए, इन्होंने जो दानिश अली पर टिप्पणी की थी ना, उसी मामले में इन्हें उपस्थित होना था। छत्तीसगढ़ में रमन की चली, भाजपा ने 16 पूर्व मंत्रियों को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है तो उसी की बात। कश्मीरी हिंदू की हत्या शामिल में आतंकी समेत साथी समेत मारा गया ये। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटने की पहले की स्थिति देख लीजिए, बाद की स्थिति देख लीजिए। और पाकिस्तान के द्वारा हर संभव कोशिश रहती है यहाँ अशांति फैलाने की। अब आप देखिए 2 भागों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखिए जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है।
वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अगली बार और बेहतर प्रदर्शन करेंगे भारतीय खिलाड़ी, मोदी साहब करें, क्योंकि अभी आप देखिए एशियाई खेलों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है ना। 4th नंबर पर हम लोग रहे हैं, 4थे नंबर पर। तो प्रधानमंत्री ने उनसे मीटिंग की हुई है, मिले हैं खिलाड़ियों से, तो उसी में कह रहे हैं आप विधायक अमानतुल्लाह के ठिकानों पर ईडी के छापे, दिल्ली एनसीआर के 13 ठिकानों पर कार्रवाई, 14 घंटे चला सर्च ऑपरेशन, वक्फ बोर्ड में फर्जी तरीके से नियुक्ति व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से आप देखते हैं कोई आय व्यय होता है ना, तो उसी की बात होती है। बैंक के खातों से जुड़ी गलती के चलते 35 लाख रिफंड अटके। आयकर विभाग ने कहा है कि टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दौरान बैंक संबंधी जानकारी में गड़बड़ी या मिसमैच होने से 35 लाख आईटीआर से जुड़े रिफंड अटके हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने बताया कि जिन लोगों के रिफंड नहीं आ रहे हैं वे एक बार अपने बैंक खाते का सत्यापन करा लें। आईएमएफ ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 0.2% बढ़ाकर 0.3% कर दिया है। कितना? 6.3% कर दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी ने जुलाई में आप देखिए 2023-24 के लिए 6.1% विकास दर रहने का अनुमान लगाया था। आईएमएफ की बात करें तो आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह के संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आप देखते हैं 190 देश इसके मेंबर हैं। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटों को रोकना और उनसे उभरने में सहायता करना इसका काम है। भारत के विरुद्ध कूटनीतिक अभियान चला रहे हैं ट्रूडो। कनाडा के पीएम विभिन्न देशों के नेताओं से भारत से रिश्तों पर कर रहे हैं बात। ये आपने देखा है कि खालिस्तानी एक मारा गया था, उसे का आरोप इन्होंने भारत पर लगा दिया था। सामाजिक न्याय की कांग्रेसी लकीर कई दलों को करेगी बेचैन। सपा, राजद, जदयू जैसी पार्टियों की सियासत का आधार रहा है ओबीसी वर्ग। कांग्रेस ने आरक्षण की कैपिंग हटाने और आबादी के अनुसार हिस्सेदारी का दिया है नारा। कांग्रेस की बात करें तो ये पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप देखते हैं आज़ादी के बाद ये राजनीतिक पार्टी बन गई थी। और आप देखते हैं कि अभी राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना पर जोर दे रहे हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। देखिए नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में मांगी रिपोर्ट। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में क्या हालत रहती है प्रदूषण की। स्नातक सीटें भरने के लिए डीयू ने घोषित किया माप अप राउंड। छात्र सीधे कॉलेज की वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे, ले सकेंगे प्रवेश। आवेदनकर्ताओं को नहीं देना होगा कोई भी पंजीकरण शुल्क। अच्छी बात है। 2400 के करीब सीटें हैं अभी खाली, तो उन्हीं की बात हो रही है। मास्टर प्लान की मानक पूरा न करने वाले कोचिंग सेंटर करने होंगे बंद। हाईकोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली सरकार और मुखर्जी नगर थाना एचएसओ को स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अभी आप देखते हैं कि एक कोचिंग में हादसा हो गया था ना, तो उसी की बात हो रही है। एम्स में जल्दी शुरू होगा क्रिटिकल केयर व संक्रामक रोग केंद्र का निर्माण। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन के लिए 75 देशों के राजदूत आमंत्रित हुए हैं। वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बी.के. मुरलीधरन ने 75 देशों के राजदूतों को आप देखते आमंत्रित किया। इसमें अच्छी बात है। और आप देखिए सम्मेलन के आयोजन समिति के अध्यक्ष विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि GAF 2023 का मुख्य विषय स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और पुनरुत्थान आयुर्वेद है। सम्मेलन में विशेषज्ञों द्वारा 1000 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें
चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई 31 को होगी, इस अक्टूबर को होगी। आप देखते हैं विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे कोलंबो। IORA की आज बैठक होनी है। ये आप देखते हैं इंडियन एसोसिएशन रिम एसोसिएशन की बात हो रही है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की हो रही है। 23 सदस्य अभी IORA में अभी 23 सदस्य देश हैं और 10 साझेदार देश हैं। भारत फिलहाल इस संगठन का सह अध्यक्ष है, 2025 में अध्यक्ष बनेगा ये आप लोग याद रखिएगा। विलुक इकोनॉमी की बात होती रहती है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसे पहले हिंद महासागर रिम पहल और क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के नाम से आप लोग जानते थे, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 राज्य इसमें आप देखने को मिलेंगे आपको। और 23 में आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त थाईलैंड के बाद आप देखते हैं तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। मुख्यालय इसका मॉरिशस में देखने को मिलेगा आपको। भारत दिल्ली के बीच बढ़ेगा रक्षा सहयोग, समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मेहमान को सम्मान, नई दिल्ली में मंगलवार को JNU में आयोजित विशेष दीक्षा समारोह में तंजानिया की राष्ट्रपति समिया आदिखे सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करती कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ये साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आप लोग देख रहे हैं। तंजानिया में IIT मद्रास के कैंपस का नवंबर में होगा उद्घाटन, हमारे शिक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं। शहरी निकायों के नियमित कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर जोर दें राज्य, एक केंद्र सरकार कह रही है। राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राघव चड्डा, ये आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मानसिक रोग को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की जरूरत है, NHRC कह रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्र व राज्यों को जारी किए हैं एडवाइजरी। चलिए, तो मानव अधिकार आयोग के बारे में आपको बता देता हूं, इससे क्वेश्चंस आपके संगठन में पूछ लेता है। NHRC के नाम से भी जानते हैं आप लोग इसे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना की अगर बात करें हम लोग तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वैधानिक निकाय है ये, आप लोग याद रखिएगा। आप देखते हैं मानव के एक तरह से अधिकारों की बात करता है ना, इंसानों के। रंगनाथ मिश्रा पहले इसके अध्यक्ष थे, अरुण कुमार मिश्रा भी करंट में आप लोग वर्तमान में देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट हर चीज पर विचार नहीं कर सकता है, CGI कह रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा है कि देश में ध्यान देने योग्य 1000 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को निष्क्रिय बनाने के लिए हर चीज पर विचार नहीं किया जा सकता है। आप देखते हैं कि उन्होंने केरल में बांध कर रखे गए हाथियों की मौत से जुड़ी एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई से इनकार किया हुआ है उन्होंने। इस साल तैयार हो जाएगा 8वीं तक का नया पाठ्यक्रम। और NCF जारी होने के बाद काम में आई तेजी, जरूरी और शोध पर परक अध्ययन सामग्री का बड़ा हिस्सा पहले से ही NCERT के पास। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है और शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के सभी स्तरों के लिए नए पाठ्यक्रम को तैयार करने का रखा है लक्ष्य। पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू करने की योजना है। फाउंडेशन स्टेज की पुस्तकें तैयार होने की बात भी हो रही है। अब आप देखेंगे ये राजनीति की खबरें हैं, इन्हें भी देखते रहा करिएगा। बस आप देख रहे, ये आप सभी देखते रहते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। वैश्विक कल्याण और स्थायी शांति का वाहक होगा राम मंदिर,
ये भगवान राम के जीवन और मौजूदा सामाजिक लोकतांत्रिक समस्याओं का समाधान है। मर्यादाओं के पालन की दृष्टि से राम को सामने रखा जाए तो लोकतंत्र के सभी हिस्से होंगे मजबूत। ये आप सभी लोगों को ये भी मालूम है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना का काम जारी है। जीएसटी आप देखते हैं कि 2017 में आया था ना कर, उसी की बात हो रही है। और पहाड़ों पर हिमपात शुरू, ठंड बढ़ने के साथ अब आप देखते हैं बरसात खत्म हो गई, अब ठंड के मौसम आने वाले हैं, ये भी आप देखेंगे। उत्तराखंड में 4200 करोड़ की योजना को लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। आप लोग बताइए यहाँ विधानसभा में सीटें कितनी हैं, ये आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा। ये सर्च क्वेश्चंस पूछता हूँ तो उसके आंसर देने की कोशिश किया करिएगा, गूगल से सर्च कर लिया करिएगा भाई, याद रहेगा आपको अगर आप रिसर्च करते हैं, कोई इस तरह का जवाब देते हैं तो। युद्ध की प्रकृति में बदलाव का पूर्वानुमान जरूरी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी ने कहा है कि दुनिया भर में जारी उथल पुथल के बीच क्षमताओं का लगातार पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। शताब्दी दशक में वायुसेना का विजन है तकनीकी विकास से तालमेल बनाए रखना। और आप देखते हैं कि हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे हों तो हमें रक्षा पर ध्यान देना ही होगा, ये भी याद रखिएगा। याद देखिए, पूर्व कायस्थ चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। न्यूज क्लिक विवाद, ये आप देखते हैं इस पर आरोप लग रहा है कि चीन के द्वारा फंड किया जाता है ऐसे, और अभी आप देखते हैं काफी छापे भी डले थे इन लोगों पर। देश में हिंदुओं को बांटने का कुचक्र रचा जा रहा है, ये विश्व हिंदू परिषद कह रहा है। विश्व हिंदू परिषद आप देखिए इसकी स्थापना 1964 में हुई थी 29 अगस्त को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसका उद्देश्य हिंदू उग्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और धार्मिक धर्म के लिए एक तरह से इसका काम रहता है, करता है। आत्महत्या रोकने के लिए आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की पहल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, याद देखिए 10 अक्टूबर के अवसर पर आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की गई। ट्रस्ट की एक शाखा एम पावर ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर होप नामक आत्महत्या निवारण टूल किट का अनावरण किया है। निकट भविष्य में ट्रस्ट इस टूल किट को दिल्ली, पंजाब, कोटा जैसे शहरों के पुलिस थानों और अस्पतालों तक भी ले जाएगा ताकि आत्महत्याएं रोकी जा सके। वरना आजकल आप देख रहे हैं कि सुसाइड के केस काफ़ी हो रहे हैं ना, तो उसी पर चिंता भी जताई जा रही है। एक गोवा में SC ST को मिले 5% आरक्षण। अठावले कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले। और देखिए आरक्षण हमारे देश में काफ़ी चर्चा में बने रहता है। उत्तराखंड में 758 करोड़ की लागत से संवरेंगे वाइब्रेंट विलेज। और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से शामिल राज्य के 51 गांवों के विकास की कार्य योजना की भी बात हो रही है इसमें। वाइब्रेंट विलेज में शामिल गांवों के लिए एक्शन प्लान तैयारी कर लिया है। इसके तहत होने वाले कार्यों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी ने संशोधन के साथ अनुमोदन भी दिया है, इसमें कहा जा रहा है। और उत्तराखंड की कुल 658 किलोमीटर सीमा चीन और नेपाल से लगती है। इससे सटे 3 जिलों पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के 5 विकास खंडों मुनस्यारी, धारचूला, कनाली, छिना, जोशीमठ व भड़वारी के 51 गांव वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके पीछे मंशा यही कि इन गांवों में पलायन थामना है, यहां से लोग जाते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही। अमृत सेन की बेटी नंदना ने कहा मेरे पिताजी हैं स्वस्थ। एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री को लेकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुई थी मौत की खबर। और पिता अमृत सेन के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए नंदिता ने खबर को झूठा बताया। इसमें आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया का यही जमाना है, झूठी खबरें बड़ी तेजी से भी फैलती हैं। यकीन मानिए अगर आपके पास कोई खबर आ रही है और आप उससे बिना सोचे अगर सही मान ले रहे हैं तो आप देखिए आप अभी परिपक्व नहीं है और सिविल सर्विस की तैयारी करने लायक स्थिति में नहीं पहुंचे हैं।
और मान लीजिए अगर आपके पास कोई खबर आती है और उसे सही, वो सही है खबर या झूठ है, ये अलग मामला है, लेकिन उससे को सही साबित करने के लिए, सही जानने के लिए आप दो चार जगह से अगर रिसर्च करते हैं ना, तो मान लीजिए कि यकीन मानिए आप बहुत ऊपर जा चुके हैं और आप अच्छी स्थिति में सिविल सर्विस की तैयारी करने की स्थिति में भी पहुंच चुके हैं और सिलेक्टिव ही होने के बारे में सोचने लगे हैं। क्योंकि आप देखिए, यही जिज्ञासा चाहिए, यही आप लोगों को चाहिए। शिवाजी पार्क में परंपरागत दशहरा रैली नहीं करेगा शिंदे गुट, आवेदन लिया वापस, आप देखेंगे। ये सब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात हो रही है। ईडी के कई रिमांडर के बाद भी झारखंड सरकार मौन है। मनरेगा भूमि व अवैध खनन घोटाले के आरोपितों के विरुद्ध कई रिमांडर भेज चुकी है जांच एजेंसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी 5 समन भेज चुकी ईडी, एक बार भी नहीं हुए हाजिर। झारखंड चलते हैं हम लोग। बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड। ये आप देखिए, झारखंड है, रांची इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लगती है, 5 राज्यों से। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखिए 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में आप देखेंगे फैला हुआ है। एक कावेरी मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है द्रमुक, ये अन्ना बलाई कह रहे हैं। कहा, वीडियो से साफ नजर आ रहा है कि कावेरी मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन INDI राजनीति कर रहा है और आगामी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए हमें जमीनी स्तर पर एकजुट होना होगा। ये आप देखते हैं कि कर्नाटक, तमिलनाडु में जो कावेरी नदी का विवाद चलता रहता है ना, उसी की बात हो रही है। मोरबी हादसे के लिए ओरेवा कंपनी के मालिक को बताया गया जिम्मेदार। हादसे की जांच कर रही SIT ने की आरोपितों का धारा 302 लगाने की सिफारिश। नगर पालिका की चीफ ऑफिसर और जन अधिकारियों की लापरवाही की भी रिपोर्ट। एक गुजरात में मोरबी पुल, झूलता हुआ पुल था ना, उसमें हादसा हुआ था ना, और आप देखिए बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, उसी की बात हो रही है। कोचर दंपत्ति की जमानत बढ़ाने पर CBI ने क्यों नहीं की आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से किया सवाल। ऋण धोखाधड़ी मामले में आप देखते ICICI बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ना, प्रबंध निदेशक, उन्हीं की बात हो रही है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देश में पहली बार लैब में उगा मीठा बांस खोलेगा नई संभावना के द्वार। भागलपुर स्थित प्लांट टिश्यू कल्चर लैब का नवोन्मेष और ग्रामीण आर्थिकी को होगा इससे लाभ। अच्छी बात है। ये आप देखेंगे कि संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। और जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं ना, तो वहां आप लोगों को काफी मदद मिलती है यहाँ से। इजराइल के लिए आर पार की लड़ाई। देखिए, टाइम मिलने दीजिए, हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन विवाद पर एक पूरी क्लास ले लेंगे। हम लोग समझेंगे कि आखिर इनका विवाद है क्या। तो हमले से ही अस्थिरता से जूझ रही दुनिया को इजराइल और हमास के टकराव ने नए खतरों की ओर धकेल दिया है। अगर पश्चिम एशियाई पैमाने के हिसाब से भी देखें तो यह टकराव कोई सामान्य किस्म का नहीं है। हमास का इजराइल पर हमला उसके लिए वैसा ही घटनाक्रम है जैसे अमेरिका के लिए 9/11 की घटना थी। और इजराइल पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि वह अपने समक्ष उत्पन्न सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से कैसे निपटता है। यह भी देखना होगा कि विभिन्न देश अपनी रणनीतियों का किस प्रकार पुनर्संयोजन करते हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ख्याति दुनिया भर में है। इजरायली सुरक्षा कवच को अवैध माना जाता है। इसके बावजूद हालिया घटनाक्रम इन सभी पर सवाल उठाती है। करीब 50 साल पहले भी इजराइल पर इसी प्रकार का औचक हमला हुआ था और इस अशांत क्षेत्र में रहने वाले लोग खुद को अस्थिर परिस्थितियों के साथ ढाल चुके हैं। लेकिन हालिया हमले ने इन लोगों को बुरी तरह से हिला दिया है। इस हमले के दायरे और तीव्रता से इजरायली चेतना पर बुरी तरह आघात किया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हमास के आतंकी हमले ने हम पर एक ऐसा युद्ध थोप दिया जो काफी लंबा चलने जा रहा है। इजराइल पर हमास का हमला गाजा से हुआ
और गाजा से इजराइल के 2005 में निकलने के बाद से यह इलाका हमास के नियंत्रण में है। हमास के इलाके इजरायली सीमा चौकियों और सैन्य ठिकानों में सेंध लगाते हुए निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे थे। एक वैश्विक आतंकी संगठन का आतंक अपने चरम पर था। आतंकियों ने सैन्य वाहन कब्जा लिए और लोगों का अपहरण कर लिया। महिलाओं के कपड़े उतार तार कर उनका जुलूस निकाला गया। घंटों बाद तक इजरायली सेना हमास के नियंत्रण में आए इजरायली के इलाकों और लोगों को छुड़ाने के लिए प्रयासरत रही। इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इजरायल पर हमास का भीषण हमला इस देश को अपनी सैन्य रणनीति की मूल संकल्पना पर नए सिरे से विचार करने के लिए विवश करेगा। सुनियोजित हमले के बावजूद हमास इससे भली भांति अवगत रहा होगा कि उसके जवाब में इजरायल की क्या प्रतिक्रिया होगी। जवाबी कार्रवाई के बीच हमास ने फलस्तीन की दुहाई देते हुए इजरायल के सफाये में अरब जगत के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। दूसरी ओर इजरायली सेना ने व्यापक सैन्य तैनाती के आदेश जारी किए हैं, क्योंकि एक साथ कई मोर्चों के खुलने की आशंका बनी हुई है और इजरायली अधिकारी यही सुझा रहे हैं कि पहले हमास से बंधकों को छुड़ाया जाए, फिर गाजा को मुक्त कराने के लिए जमीनी अभियान चलाया जाए। हालांकि इसमें यह पैंच है कि इजरायली सैनिकों को शहरी रणभूमि के उस जटिल क्षेत्र में उतरना होगा जो हमास के लड़ाके आम नागरिकों के बीच आसानी से छुप सकते हैं। यह ऐसी दलदल है जिसमें उतरने से इजरायली सुरक्षा बल लंबे अरसे से बचते रहे और हमास की मंशा बिल्कुल यही है। ऐसे में जहां नेतन्याहू पर हमास के ठिकानों को नेत नाबूद करने का भारी घरेलू दबाव होगा, वहीं हमास इस तनातनी को और बढ़ाने की जुगत में होगा। इजरायल फिलिस्तीन का मुद्दा व्यापक क्षेत्रीय विभाजक रेखा में उलझा हुआ है और हमास के ऊपर ईरान लेबनानी आतंकी समूह हिजबुल्लाह का हाथ है और हिजबुल्लाह तो इस लड़ाई में पहले ही कूद गया। उसने कहा भी है कि माउंट डो हमले के पीछे उसका हाथ है। इस हिस्से पर इजरायल, लेबनान और सीरिया दावा करते रहे। हिजबुल्लाह ने फलस्तीन की मुहिम को अपना समर्थन भी दोहराया। इजरायल ने भी जबल रूस इलाके में हिजबुल्लाह पर जवाबी हमला किया। वहीं मिस्र और कतर में इजरायली पर्यटकों की हत्या की खबरें आ भी रही है। यह रेखांकित करती है इजरायल के खिलाफ इस इलाके में फलस्तीन समर्थक ताकतें लगातार लामबंद हो रही हैं। इस घटनाक्रम की छाप वैश्विक समीकरणों पर भी दिखाई देगी। इस हमले के साथ हमास ने खुद को फलस्तीन मुद्दे के सबसे मजबूत पक्ष के रूप में स्थापित करने के प्रयास के साथ ही इस क्षेत्र में उभरती अमेरिकी रणनीति को भी पटरी से उतारने की कोशिश की है। जब बाइडेन प्रशासन ने रियाद को सुरक्षा गारंटी के और परमाणु तकनीक देने के साथ सऊदी अरब और इजरायल में मेल मिलाप की कवायद की, तो पश्चिम एशिया में नई सामरिक रूपरेखा बनती दिखी। इस समझौते के अमल में आने से ईरान और हमास हाशिए पर चले जाते, इसलिए हमास ने इजरायल पर हमला कर उसे गठजोड़ को अनिश्चितता में धकेल दिया। अब इजरायल जिस प्रकार हमास और अन्य आतंकी समूहों पर प्रहार करेगा, तो उससे सऊदी अरब के लिए उस दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल होगा, क्योंकि इजरायल के साथ खड़े होने से जनता में आक्रोश एवं असंतोष देखने को मिलता है एक तरह से। और आतंक से जूझ रहे भारत जैसे देशों के लिए भी इस घटनाक्रम में गहरे सबक छिपे हुए हैं। दुनिया का ध्यान बड़ी शक्तियों के बीच सत्ता संघर्ष पर टिका हुआ है, लेकिन इससे हमारे लिए खतरा बने घातक गैर सरकारी तत्वों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यहाँ तकनीक की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है, जो इन तत्वों के लिए अवसर बढ़ा रही है। विशेषकर आप देखिए ऐसे तत्वों के लिए जिन्हें पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में सुरक्षा प्रतिष्ठानों को किसी भी अकल्पनीय स्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा कि आतंक का फन कहीं से भी किसी भी प्रकार से सिर उठा सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों से एक कदम आगे ही रहना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी विश्व में सबसे समर्थ मानी जाती है। इसके बावजूद हमास के चौतरफा हमले से उनकी कमजोरी को उजागर किया है। इससे उन देशों की नाजुक स्थिति भी जाहिर होती है जो हमेशा युद्ध का सामना करने के हालात में होते हैं। इजरायल को इस चुनौती का इस प्रकार जवाब देना होगा जो दुनिया भर के लिए एक मिसाल बने, ये भी कहा जा रहा है। लेखक है, ऑब्जर्वर हैं, रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं हर्ष भी पंत, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना व्यू दिया करिएगा। पढ़ाई के लिए विदेश जाने की व्यवस्था ये आप देखिए, किसी भी समाज और राष्ट्र का भावी चित्त एवं चरित्र गढ़ने का कार्य शिक्षा ही करती है।
शिक्षा के बल पर ही राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति एवं योगीन सपनों को साकार किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त जड़ता और यथास्थितिवाद को दूर करने में योगदान दिया है और इन प्रयासों ने नवीन सुधारों एवं संभावनाओं को गति प्रदान की है। इन सुधारात्मक प्रयासों का ही परिणाम है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। इस वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालय को जगह मिली है और इस रैंकिंग में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय संस्थानों को स्थान मिलने के पश्चात तय है कि हमारी गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता में और वृद्धि होगी। यह भी हर्ष एवं गर्व का विषय है कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। यहाँ तक कि चीन भी भारत से पीछे है, जिसके आप देखिए 86 संस्थानों को इस सूची में स्थान मिल पाया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले संस्थानों में अन्ना विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, सोलिनी जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी धनबाद आदि शामिल हैं। भारत के संस्थानों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर को सबसे ऊंची रैंकिंग हासिल हुई है। ध्यान रहे कि सभी आईआईटी ने लगातार चौथे वर्ष इस रैंकिंग का बहिष्कार किया है, अन्यथा यह संख्या आप देखिए कि 91 से अधिक होती। टाइम्स रैंकिंग के 20वें वर्ष में 108 देशों और क्षेत्रों में आप देखिए 1904 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है। याद रहे कि द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने शिक्षण, अनुसंधान, ज्ञान हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण के उनके मुख्य ध्येय को पूरा करने वाले 18 संकेतकों के आधार पर संस्थानों का मूल्यांकन किया था। उन्हें 5 श्रेणियों शिक्षण, अनुसंधान, गुणवत्ता, अनुसंधान, परिवेश, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उद्योग में बांटा गया है। भारत के 91 विश्वविद्यालयों को उक्त रैंकिंग में स्थान मिलना निश्चित ही गौरवपूर्ण उपलब्धि है, परंतु इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। आवश्यकता है ऐसे प्रयासों की जिसमें हमारे लाखों विद्यार्थियों को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन जैसे देशों में पढ़ने न जाना पड़े। इस कारण हजारों करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 2017 से 2022 के दौरान पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या 30 लाख से भी अधिक रही है। हर वर्ष विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या लगभग दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है। आश्चर्यजनक रूप से भारत से कम विकसित देशों में भी भारतीय छात्र अध्ययन हेतु जा रहे हैं। विभिन्न कंसल्टेंसी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय छात्रों द्वारा विदेश में उच्च शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का कुल भार 2024 तक 6 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंचने का अनुमान है। अकेले पंजाब के लगभग आप देखिए 3.4 लाख युवा वर्तमान में कनाडा में अध्ययन वीजा पर हैं और आप देखिए जो कनाडा की अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 68,000 करोड़ रुपए का योगदान देते हैं। भारत कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के कारण अब कनाडा जाने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्र वैकल्पिक गंतव्य तलाश रहे हैं। हम यह भी कतई नहीं भूल सकते हैं कि यूक्रेन पढ़ने गए भारतीय छात्रों को वहां युद्ध के दौरान कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी। प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन के लिए क्यों जाना चाहते हैं। आर्थिक सुधारों के कारण भारत में मध्य वर्ग का विस्तार हो रहा है और इस वर्ग को विदेश जाकर पढ़ने के बहाने वहां बसने की संभावनाएं तलाशने में भी कोई गुरेज नहीं है। बड़ी आबादी के लिए भारत में शैक्षिक अवसर भी सीमित हैं। देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली कठिन परीक्षा, अंतहीन प्रतिस्पर्धा, जटिल प्रक्रिया भी विदेशी विश्वविद्यालयों की ओर छात्रों के रूप करने का एक कारण है। अनेक विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के मतानुसार हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में विदेशी विश्वविद्यालयों से पीछे हैं। वर्ष 2021-22 में इंजीनियरिंग की करीब 34% सीटें खाली थी। यहाँ तक कि आईआईटी और एनआईटी एवं आईआईटी में भी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में आप देखिए 7,000 और पीएचडी पाठ्यक्रमों में आप देखिए 3,000 से अधिक सीटें खाली थी। और इन सीटों के खाली रहने का प्रमुख कारण तमाम संस्थानों में उन्नयन, अद्यतन एवं उच्च प्रतिस्पर्धा वाले भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों का अभाव है। अधिकांश शोधार्थियों की दृष्टि में भारतीय विश्वविद्यालयों में शोध एवं अनुसंधान के लिए अनुकूल माहौल एवं आवश्यक संसाधनों का अभाव है। कार्य संस्कृति, नवाचार और प्रयोगशाला आदि की दृष्टि से वे विदेशी विश्वविद्यालयों को बेहतर पाते हैं और निस्संदेह ज्ञान की समृद्ध परंपरा के भाग भारतीय विद्यार्थी एवं अध्यापकों की लगन, निष्ठा, योग्यता और समर्पण में कोई कमी नहीं है। यदि व्यवस्थागत स्तर पर कमियां दूर कर दी जाएं तो केवल भारतीय ही क्यों, दुनिया भर के विद्यार्थियों को भारत के विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु आकर्षित किया जा सकता है। हमें यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि कई बार विदेश
पढ़ने गए हमारे छात्र कठिनाइयों में भी गिर जाते हैं। लेखक, शिक्षाविद और सामाजिक संस्था शिक्षा सोपान के संस्थापक हैं प्रणय कुमार, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये आप देखिए, अनुरागी भक्त रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि यह जगत एक विशाल पागल खाना है। यहाँ सभी पागल हैं, कोई धन के लिए, कोई स्त्री के लिए, कोई नाम के लिए, यश के लिए, और कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जो ईश्वर के लिए पागल है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। जातिवार गणना पर जो राहुल गांधी ने जिस तरह कहा है कि चाहे कुछ भी हो वह केंद्र सरकार को जाति आधारित गणना कराने के लिए विवश करेंगे, उससे यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि कांग्रेस उन क्षेत्रीय दलों से भी आगे निकलना चाहती है जो पहले से ही जातिवार गणना पर जोर देते चले आ रहे हैं। और यह वही कांग्रेस है जिसने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह पर देश को जाति आधार पर बांटने का आरोप भी लगाया था। आज कांग्रेस जैसे जातिवार गणना पर जोर दे रहे हैं, वैसे ही इसकी भी मांग कर रही है कि महिला आरक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की महिलाओं को भी शामिल किया जाए। एक बात और बताऊं, पिछड़ा वर्ग की संख्या है आधी से अधिक लगभग। आप देखिए कई राज्यों में 65% देखने को मिलती है, तो इसलिए आप देखते हैं उनके बिना राजनीति तो हो नहीं सकती है, तो उन्हें कौन अपनी तरफ ले आ सकता है, यही बात होती है। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी को, वो हमेशा कहते रहते हैं हम पिछड़ों से आते हैं, हम पिछड़ों से आते हैं। हर पार्टी फायदा उठाना चाहती है। साइबर अपराधियों और ड्रग्स तस्करों से निपटने के लिए उत्तराखंड में 2 दिनों तक चली अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में जो चिंता जाहिर की गई उसे गंभीरता लेने की जरूरत है, और विशेषकर साइबर अपराध पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। स्थिति यह है कि साइबर अपराधी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से एक कदम आगे चल रहे हैं। जिस तेजी से साइबर अपराधी नेटवर्क विस्तार कर रहे हैं उसने हमें सोचने को विवश कर दिया है कि आखिर इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तकनीक और नेटवर्किंग में अपराधी पुलिस से ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। सामूहिक चिंतन में विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों और विशेषज्ञों ने इसे खुले मन से स्वीकार किया है। इसके लिए प्रभावी रणनीति के साथ आगे बढ़कर कार्य करने का संकल्प भी जताया है। विशेषज्ञों ने अपने अनुभव और कुछ उदाहरण के साथ साइबर अपराध की चुनौतियों को रखा है, साथ ही इसके निदान के उपाय सुझाए हैं। इस बात पर सहमति बनी है कि साझा रणनीति से साइबर अपराधियों के लिए नेटवर्क को तोड़ना आसान होगा। साइबर सुरक्षा के लिए न्यूनतम सुरक्षा मानक विकसित करना, सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के बीच समन्वय बेहतर करना, राज्यों में फैक्ट चेकिंग यूनिट की स्थापना और सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए आमजन को जागरूक करना इसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित है। राष्ट्रीय स्तर के इस मंथन में सभी प्रकार के अपराधों पर चिंतन मनन हुआ है, सुझावों का आदान प्रदान भी खूब हुआ है, लेकिन असल परीक्षा अब होगी। चूंकि ऐसे प्रयास पहले भी हुए हैं परंतु अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। उत्तराखंड की बात करें तो पिछले कुछ सालों में यहाँ साइबर अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। ज्यादातर मामलों में पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस महकमे को पारंपरिक कार्यशैली छोड़कर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तकनीक आधारित नई रणनीति पर आगे बढ़ना होगा। ये समुद्र तटीय शहरों के लिए समाधान। दक्षिण कोरिया की बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर 2025 तक आकार ले सकता है। इस शहर को जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र जल स्तर में होने वाली वृद्धि तथा बाढ़, सुनामी और चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्थित तरीके से बचाया जा रहा है। समुद्र पर टिकाऊ मानव बस्ती स्थापित करने की दिशा में यह महत्वाकांक्षी पहल है। 15.5 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे इस बाढ़ रोधी शहर में 12,000 लोग रह सकते हैं। यह एक आत्मनिर्भर शहर होगा जो अपनी जरूरतों की ऊर्जा, पानी और भोजन का उत्पादन स्वयं कर सकता है। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बसाने के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और जिसके लिए अक्सर पर्यावरण की अनदेखी हो जाती है। बुसान में प्रस्तावित तैरता हुआ शहर समुद्री जल स्तर में वृद्धि से खतरे में तटीय शहरों के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति, प्रकृति और प्रौद्योगिकी के बीच सहअस्तित्व की भावना विकसित करने पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित इस परियोजना में 7 मानव निर्मित द्वीप होंगे और ये द्वीप समुद्री जल के स्तर के साथ ऊपर उठ जाएंगे जिससे शहर को बाढ़ के खतरे से बचाया जा सकेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की वैश्विक समुद्री स्तर में वृद्धि और उसके प्रभाव शीर्षक से आई रिपोर्ट के अनुसार 1901 और 2018 के बीच वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 0.20 मीटर की वृद्धि हुई। वहीं 2006 से 2018 के बीच वित्तीय वर्ष 3.7
मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। भारत, चीन, बांग्लादेश, नीदरलैंड समुद्री जलस्तर में वृद्धि के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश हैं। शंघाई, ढाका, बैंकॉक, जकार्ता, मुंबई, लंदन, कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों पर जल प्लावन का खतरा मंडरा रहा है। यूएन हैबिटेट के अनुसार दुनिया भर में आप देखिए 90% मेगा सिटी समुद्र के बढ़ते जल स्तर के प्रति संवेदनशील हैं। भारत की तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर लंबी है, जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। भारत उन देशों में से एक है जो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के विनाशकारी प्रभाव का सामना करेगा। समुद्री जल स्तर में वृद्धि संभावित रूप से तटीय आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल देगी। तटीय कटाव के कारण भारत 2050 तक लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर भूमि गंवा सकता है। इससे तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों और बुनियादी संरचनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले कारकों पर लगाम लगाना आवश्यक है। कार्बन उत्सर्जन की कसौटी के बगैर यह लक्ष्य पाना संभव नहीं होगा। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख लिया करिएगा, टिप्पणियाँ रहती हैं। मालदीव में आकार लेते नए समीकरण, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन हुआ है ना। मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीन समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद मुइज्जू की जीत हुई है। उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हराया है। वहाँ चुनाव में भारत एक बड़ा मुद्दा रहा है। मुइज्जू ने राष्ट्रवाद को उभारते हुए भारत विरोधी इंडिया आउट जैसा राजनीतिक अभियान चलाया और भारत के साथ मालदीव के मौजूदा सामरिक संबंधों को बदलने की बात कही। अगर वो ऐसा करते हैं तो भारत को भी रणनीति बदलनी होगी। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बदलती रणनीति भी देखने को मिलेगी। दावेदारी ही दावेदारी खरी खरी, ये विधानसभा चुनाव को लेकर तंज कसा जा रहा है। तराई मधेश क्षेत्र में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। बहस नहीं, समाधान खोजने का समय है। ये आप देखते हैं कि हाँ क्या सतलज वाली वो नहर पर भी, सतलज यमुना लिंक नहर पर भी खूब राजनीति हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है। बैंक खातों से जुड़ी ये आप देखेंगे, जो आप देखते हैं कि आईएमएफ ने भारत की विकास दर बढ़ा दी ना। आरबीआई कह रहा है कि 6.5% रहेगी, विश्व बैंक ने कहा कि 6.3% रहेगी, एडीबी कह रहा है कि 6.3, ओईसीडी कह रहा है 6.3 पर रहेगी। ये सब आप लोग याद रखिए, कई बार पूछ लेता है। पीएलआई योजना के लाभ के लिए देना होगा प्रमाण पत्र। फ्रिज व वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों के उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना के लिए दूरसंचार कंपनियों ने 2,419 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात की है। पीई निवेश में 65% घटकर 1.81 अरब डॉलर पर हुआ है। देश में निजी इक्विटी की बात हो रही है। एचडीएफसी के नवनीत मनोट एमपी के चेयरमैन बने। एमपी जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 3.2% रहेगी बेरोजगारी दर। 4 लाख खनन श्रमिकों को नौकरी का संकट है कोयला उद्योग में। अदानी को पछाड़ सबसे अमीर बने मुकेश। ये आप देखिए, मुकेश अंबानी 8.08 लाख करोड़ रुपए रही रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन की नेटवर्क। 57% घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपए आए हैं गौतम अडानी की संपत्ति। और सूची में 84 स्टार्टअप संस्थापक शामिल हैं। संयुक्त रूप से इनकी कुल संपत्ति 4.23 लाख करोड़ रुपए है। पिसीसन वॉयस इंडिया के महेंद्र रतिलाल मेहता पहली बार इस सूची में शामिल हुए। रतीली लाल की उम्र 94 वर्ष है। इस सूची में जेप्टो के केवल वोहरा सबसे कम उम्र की अमीर है। सूची में शामिल सभी अमीरों की कुल संपत्ति 109 लाख करोड़ रुपए है, जो सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। ये आप देखिए 360 वन हेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 आई हुई है ना, उसी में बात कहा जा रहा है। बाब वर्ल्ड पर नए ग्राहक जोड़ने पर लगी रोक, आरबीआई ने। ये आप देखेंगे इजराइल को लेकर जो हमास का संघर्ष है, उन्हीं की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए 1947 का आज़ाद भारत, इजराइल के मसले पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी महात्मा गांधी की ही लाइन ली। उन्होंने साफ कहा कि अरब आबादी की सहमति के बिना फलस्तीन का विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने फलस्तीन के विभाजन के पक्ष में समर्थन के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन की अपील को भी ठुकरा दिया था। स्वतंत्रता के बाद का दौर हमारा, स्वतंत्रता के बाद दशकों तक भारत फलस्तीन के हितों के पक्ष में खड़ा रहा। भारत में मुसलमानों की अच्छी आबादी थी उनसे फलस्तीन को लेकर सहानुभूति थी। ऐसे में इजराइल को लेकर भारत की नीति घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों
पर आधारित रही। भारत ऊर्जा जरूरतों पूरा करने के लिए जरूरी तेल आपूर्ति के लिए अरब देशों पर निर्भर था। बाद के वर्षों में बहुत से भारतीय रोजगार के लिए खाड़ी देश जाने लगे और खाड़ी देशों से बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भारत आने लगी। 1962 में भारत चीन युद्ध में इजराइल ने की थी मदद हमारी। और आप देखिए कि 1971 में भारत पाक युद्ध में इजराइल से मिला था हमें समर्थन। 1992 में आप देखिए इजराइल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध की बात हुई। 1958 में आप देखें परमाणु परीक्षण हुआ और इस पर लेकिन इजराइल और भारत की रक्षा संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ा हमारे संबंधों पर, क्योंकि कई देश हमारे खिलाफ भी हो गए थे। 1999 का कारगिल युद्ध 1999 की कारगिल की लड़ाई के दौरान भारत इजराइल के बीच सैन्य सहयोग का एक नया स्तर पहुंच गया था। 2003 में आप देखते हैं भारत आए इजराइल के पीएम एरियल शेरोन। 2017 में पीएम मोदी की यात्रा रही थी यहाँ। ये सब आप देखिए। महात्मा गांधी के समय की बात करें तो महात्मा गांधी ने यहूदियों पर हुए अत्याचार की वजह से उनके साथ सहानुभूति तो जताई, लेकिन वे इस पक्ष में नहीं थे कि फलस्तीन को बंटवारे के लिए बाध्य किया जाए। गांधी जी की राय थी कि यहूदी अमेरिका और ब्रिटेन में मदद से खुद को फलस्तीन पर थोपना चाहते हैं। ये उनका गंभीर गलती है। ये सब आप देख रहे हैं, उसी की बातें चल रही हैं। मोदी जैसे नेता के समर्थन से मिलती है ताकत, इजरायली राजनयिक कह रहे हैं। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है और आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है ना, चलिए हो जाने दीजिए, हम लोग देख लेंगे। सात्विक और चिराग की जोड़ी नंबर 1 बनी। ये आप देखते हैं कि इन्होंने स्टार पुरुष डबल्स जोड़ी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद विश्व रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। माँ पिता को खोया, खाने को नहीं थे पैसे, अब बने उत्तर प्रदेश के कप्तान। ये मोहम्मद अम्मान की बात हो रही है। आप देखिए कि बड़ी संघर्ष बड़ी कहानी रहती है इन खिलाड़ियों की। आप भी उनसे सीख सकते हैं कुछ। नवरात्र उपवास, स्वास्थ्य का रहे ध्यान। ये नवरात्रि आने वाली है ना, उन्हीं की बात हो रही है। विश्व आर्थराइटिस दिवस ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक गरबा आयोजकों का निर्णय, मुस्लिम पुरुषों को नहीं देंगे प्रवेश। ये आप देखते हैं कि खासकर गुजरात में ज्यादा मनाया जाता है। आयोग का अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा तक सीमित है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है। और न्यायाधीश ने कहा है कि अदालतों जैसा रवैया अपना रहे हैं आयोगों के निर्देश का पालन कराने की मांग वाली याचिका खारिज की गई ना। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के लिए पॉइंट भी मिल जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ने काम करना शुरू किया 1957 में। आज ही के दिन इंग्लैंड में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जो डेल बैंक का संचालन शुरू हुआ था और इसका आविष्कार रेडियो खगोलशास्त्री सर बर्नार्ड लोवेल ने किया था। और इसका मुख्य कार्य तारों द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों के माध्यम से ब्रह्मांड का अध्ययन करना है। भाप से चलने वाली पहली नौका जूलियाना का संचालन शुरू हुआ 1811 में। आज ही के दिन पहली बार भाप से चलने वाली नौका अमेरिका में न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी के बीच चली थी। इसका आविष्कार इंजीनियर जॉन स्टीवंस ने किया था। अपनी बेटी के नाम पर उन्होंने इसका नाम जूलियाना रखा था। जूलियाना दोनों शहरों के बीच दैनिक यात्रा के लिए मुख्य साधन बन गई थी। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माता कंप्यूटर विज्ञानी डॉक्टर विजय भटकर का जन्म 1940 में आज ही महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ था। वर्ष 1987 में पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक से जुड़े। 1991 में पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 और वर्ष 1998 में परम 10,000 विकसित किया गया। भारत में रंगीन टीवी और रंगीन प्रसारण के विकास के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति लाने में भी अहम योगदान दिया। वर्ष 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। 2017 में वह नालंदा यूनिवर्सिटी में चांसलर नियुक्त हुए। कैंसर को बढ़ावा दे रहा है पंजाब के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का भूजल। पूर्वोत्तर की तुलनात्मक रूप से पानी की गुणवत्ता बेहतर। 2000 से 2020 तक पंजाब में पीने की पानी की गुणवत्ता में हुआ बदलाव। और आईआईटी मंडी के
शोधार्थियों ने सरकार से शीघ्र कदम उठाने का आग्रह किया। जिन जिलों में दूषित पानी का असर है उसे नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया इसमें। चलिए आप देखिए, देश में ज्यादातर कृषि आधारित राज्यों की तरह पंजाब भी पिछले आधी शताब्दी के दौरान अपने फसल पैटर्न में गहरा बदलाव महसूस किया है इसने। ब्रेस्ट कैंसर की दवा के हो सकते हैं गंभीर दुष्प्रभाव, शोध में किया गया ये दावा, यह अनुसंधान कह रहा है। अमेरिका में लालटेन उत्सव पर जगमगा उठी नदी। अमेरिका प्रांत कैलिफोर्निया के फोस्टर शहर में वाटर लैंटर्न फेस्टिवल के दौरान लोगों द्वारा नदी में छोड़ी गई, ये आप देखिए, वाटर लैंटर्न का उपयोग सैकड़ों वर्षों से अलग अलग संस्कृतियों में किया जाता है। इस दिवंगतों की आत्मा की शांति, अपने पूर्वजों की स्मृति अथवा आपदाओं से मुक्ति के लिए प्रतीकात्मक रूप से लैंटर्न जलाए जाते हैं। कुछ देशों में आकाश में तो कई देशों में जल में छोड़े जाते हैं। फ्रांस की सबसे ऊंची चोटी पिछले 2 साल में सिकुड़कर हुई चोटी। माउंट विला की ऊंचाई और जगह में लगातार हो रहा है बदलाव, 5 मीटर तक हो सकता है बदलाव। अभी इसकी ऊंचाई आप देखिए 4805.59 मीटर है। यह 2021 से 2.23 मीटर कम है। इस चोटी की ऊंचाई और जगह लगातार बदल रही है, जगह में भी करीब 5 मीटर तक का बदलाव हुआ। फिलहाल हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह जानकारी जमा कर रहे हैं कि चूंकि डाटा एकत्रित करने में बहुत समय लगेगा, उसके लिए बाद में विश्लेषण हो सकेगा। ऐसी स्थिति हमें शायद सिर्फ डाटा ही जुटा पाएंगे। ये आप देखिए 53 साल तक अध्यापन कर शिक्षक ने बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका के 76 वर्षीय शिक्षक पॉल ड्यूरिट्ज ने 53 साल तक अध्यापन कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये आप देखिए इस आपकी मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देख लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। मेहनत आपको करनी है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। 100% दीजिए अपना पूरा, ठीक है।